हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं और आज वो दिन है जब इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यानी लोकसभा में जो अधिकतम सीट प्राप्त करेगा उसकी सरकार बनेगी। इन सब चीज़ों के परिणाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन परिणाम हम लोग लगातार नज़र तो बना ही रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी परिणाम देखे ही होंगे या देख रहे होंगे। तो ये जो वर्तमान में इलेक्शन हो रहा है ये 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है, लेकिन लोकसभा में जो सीट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करती हैं और हर एक सीट्स की संख्या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एज एन एस्पिरेंट जो है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को इस चीज़ पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए आप लोगों को कि आखिर कैसे लोकसभा की सीटों का बंटवारा होता है, किन राज्यों में कौन कौन सी मतलब कितनी सीटें हैं लोकसभा की। इस सब चीज़ों पर हमें थोड़ा सा अपना जो ख्याल है वो रखना चाहिए। तो आज के इस सेशन में रिजल्ट आने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 18वीं लोकसभा में क्या है सीटों का बंटवारा, किस किस तरीके से लोकसभा में सीटें जो हैं वो बांटी गई हैं, उनके ऊपर हम एक नज़र जरूर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। तो लोकसभा की सीटें में बंटवारा किस प्रकार का है, अगर उसके ऊपर चर्चा करें तो इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ये होगी कि हमारी जो लोकसभा है उस लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। इन सब विषयों पर नज़र डालेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इन पर चर्चा होगी। 543 सीटों के लिए लोकसभा की 543 सीटों के लिए ये इलेक्शंस जो हैं वो कराए गए हैं, कंडक्ट कराए गए हैं। तो लोकसभा की जो 543 सीटों के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं, ये जो इलेक्शंस हैं वो कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 7 चरणों में ये इलेक्शंस जो हैं वो करवाए गए प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में। तो ये लोकसभा चुनाव जो 2024 वाला है ये 7 चरणों में हुआ है। ये कब कब हुआ है ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी आप एक बार इसके शेड्यूल पर नजर डालें तो हमको पता चलता है 19 अप्रैल 2024 से प्रथम चरण शुरू होते होते दूसरा चरण 26, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 14 मई, फिर पांचवा 20 मई, छठवां 25 मई और अंतिम जो फेज हुआ था वो अभी 2-3 दिन पहले जो है वो 1 तारीख को यानी 1 जून को जो है वो हुआ था। 8 सीटों के लिए 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाई थी। तो हमको ये पता चला है और आज जो है डेट ऑफ काउंटिंग है, जो कि काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग कंप्लीट होगी, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, विजेता पार्टी का नाम सामने आ जाएगा। उन सब चीजों पर आप लोग भी नजर बना ही रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो टोटल 500, यहाँ पर 21 सीट है, जैसे यहाँ पर 13 सीट है, यहाँ 11 सीट है, तो अलग अलग सब सीट्स जब आप मिलाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 543 सीटों के लिए इलेक्शंस होते हुए नजर आएंगे, जो कि 7 चरणों में इलेक्शंस यहाँ पर हुए हैं। अब एक छोटा सा अनुमानित डेटा है, फिक्स डेटा नहीं है, अनुमानित डेटा ये है कि इन 7 चरणों में जो मतदान हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहले चरण में तकरीबन 66.14% मतदाता और इतने ही यानी कि 67% के आसपास यानी 6.71% के आसपास मतदान दूसरे चरण में, तीसरे चरण में 65 के आसपास, चौथे चरण में 69 के आसपास, पांचवें चरण में 62, छठे चरण में 63 और अंतिम चरण में भी लगभग 63.60% के आसपास ये हमको अनुमानित मतदान जो है वो देखने को मिलता है। लगभग जो है मतलब ठीक ठाक तरीके से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मोर देन 60% या 62% जो आपका जो पार्टिसिपेशन है मतदाताओं का हर जगह पर हुआ है। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के किया है, ये एक अनुमानित डेटा है। देखिए, आज के इस विषय पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस चीज पर होगा। मुख्य मुद्दा जो है, चर्चा का विषय जो है वो ये इस बात पर है कि आखिरकार इलेक्शंस जो हुए हैं लोकसभा के वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों के होते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का विषय ये है कि लोकसभा में राज्य और उनकी जो सीटें हैं वो कैसे बंटती हैं, किस प्रकार से उनका बंटवारा होता है। इन विषयों पर हम आपसे एक विधिवत चर्चा करें जिससे कि आपको पता चले। देखिए, आपको भी मालूम है, जैसे यहां पर लिस्ट पर एक बार नजर डालिए, मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप इसको आसानी से देख सकें। जूम कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर नाम लिखा गया है उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 80 सांसद चुन करके लोकसभा में अधिकतम जो है वो जा रहे हैं।
लोकसभा में टोटल जो 543 सीटें आप देख रहे हैं, उनमें सब में अगर आप देखिए, जैसे 543 सीटों के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो सीट है वो किसके पास में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स किसके पास में, उत्तर प्रदेश के पास में। ये सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आखिर इतनी सीटों की संख्या क्यों है। अब हम देखें तो 80, 48, 42, 40, 39 सबके पास में सीट्स की संख्या अलग अलग है ना। छत्तीसगढ़ में 11 हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें, एनसीटी ऑफ दिल्ली में 7 हैं, हरियाणा में 10 हैं, जम्मू कश्मीर 5, उत्तराखंड, इस तरीके से करते करते आप देखेंगे चंडीगढ़ में 1 सीट है। और इसी तरीके से यहां पर देखिए सिक्किम, पुडुचेरी, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन सब जगहों पर एक एक सीट्स आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यार ये आपको ये जो अलग अलग बंटवारा दिख रहा है कि कहीं पर 80 सीटें हैं, ठीक है, किसी राज्य में आप देख रहे हैं किसी राज्य में 80 सीटें मिल रही हैं आपको, यूपी जैसे राज्य में, और सिक्किम जैसे राज्य में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर यार एक ही सीट है। तो अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्यों हैं, यूपी और सिक्किम इत्यादि में देखें तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं आपको देखने, नंबर ऑफ सीट्स क्यों कम है, लोकसभा इस तरीके के मतभेद या भेदभाव सीट्स के आधार पर क्यों रख रहा है, उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। इसके ऊपर नजर डालने के लिए हमें पूरी लोकसभा की सीटों के इतिहास के ऊपर थोड़ा सा नजर डालना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पहले जनरल इलेक्शंस होने शुरू हुए होंगे, तब से लेकर के पहली लोकसभा का जो गठन हुआ, देखिए पहली बात तो ध्यान रखना है कि अभी जो लोकसभा चल रही है वर्तमान में, वह 17वीं लोकसभा है। और जिसके लिए इलेक्शन हुए हैं, जिसके रिजल्ट आज आ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, 18th लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है। सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि एक लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, एक लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। सामान्यतः एक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर उससे पहले जब तक कि उसे भंग ना कर दिया जाए। स्वतः भंग हो जाती है 5 साल पश्चात, आपको ये मालूम है। तो उसी से पहले यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं कि अगली लोकसभा के लिए यानी 18वीं लोकसभा के लिए हम लोगों को चुन पाए। तो कह रहा पहली लोकसभा के गठन के समय अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या 500 हुआ करती थी, यानी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो लोग चुन करके आते थे लोकसभा में, जो लोग चुन करके आ रहे हैं उनमें 500 लोग, देश भर से 500 लोग चुन करके आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 500 प्रतिनिधि हैं, 500 प्रतिनिधि हैं जो लोकसभा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला करके। तो लोकसभा की जो ये सीटें हैं, ये सीटें किस तरह से तय हो रही हैं, जैसे ये जो 80 और 1 का जो बंटवारा देख रहे हैं आप, यहां पर जब ये देखिए कि अगर लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी से और 1 सीट है सिक्किम से, तो आपके मन में ये भी विचार जाना चाहिए कि लोकसभा से ये जो सीटों का अंतर है कहीं जनसंख्या से तो नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और सिक्किम की जनसंख्या में आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि लोकसभा जो है वो किसका, देश में, पूरे देश में जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जनसंख्या जो है पूरे देश की, उस जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठते हैं। लेकिन ये जो जनसंख्या है ये बटी हुई है राज्यों में, इसलिए प्रतिनिधित्व जो है वो भी राज्यों में बटा हुआ होगा। अब क्योंकि जनसंख्या राज्यों में बटी है तो किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या है, किसी राज्य में कम जनसंख्या है, इसलिए प्रतिनिधित्व भी किसी राज्य में ज्यादा होगा और किसी राज्य में कम होगा। तो ये एक मोटे तौर पे आपको समझ में आनी चाहिए बात कि भाई 80 यहां पर है और यहां पर 1 है, तो इसका मतलब जनसंख्या में अंतर है, इसलिए ऐसा है। ये तो हो गई मोटी तौर पर बात, ठीक है, कि भाई जनसंख्या के आधार पर इसको तय किया जाएगा। और आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे यहां जो जनसंख्या होती है वो दशकीय जनसंख्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए मैं यहां पर तुरंत एक प्रश्न छोड़ देता हूं, भारत में पहली जनसंख्या कब हुई, किसके समय में हुई, किस गवर्नर जनरल के समय में हुई, और दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए स्पष्टता, 1 ऐसे डैश लगा करके, फिर सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर दीजिए कि भारत में पहली नियमित दशकीय जनगणना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमको दीजिए, पहली जनसंख्या कब हुई और पहली नियमित दशकीय जनगणना जो है वो कब हुई। इन दोनों का प्रश्न 1 और 2 करके कमेंट सेक्शन में जरा दीजिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि शुरुआत में तो ऐसे ही रहा, लेकिन बाद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा करके 552 करी गई। अब 552 कैसे करी गई, मतलब पहले 550 थी, फिर 552 करी गई, तो इसमें 530, 20 और 2 ऐसे करके विभाजन था। ये राज्यों से यानी कि स्टेट से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स थे,
ये यूनियन टेरिटरीज से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। इस तरीके से आपके बंटवारे हुए थे, जो बाद में 552 सीट्स के लिए हो गए। ठीक है, देखिए 2 सदस्य कौन है, एंग्लो इंडियन है। अब देखिए जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये जो एंग्लो इंडिया या एंग्लो इंडियन जो टर्म है, इस एंग्लो इंडियन टर्म के ऊपर, एंग्लो इंडियन समुदाय के ऊपर जो है वो चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में, आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो कितनी होती थी, 2 होती थी। और ये किस प्रकार से होती थी, जैसे इलेक्शंस हुए। अब इस इलेक्शन में बाय द वे कोई ऑलरेडी एंग्लो इंडियन है जो पार्टिसिपेट किया है एज अ कंटेस्टेंट, और वो इलेक्शन को जीत करके लोकसभा में आ गया है, तब इस तरीके के पृथक 2 सीटों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अगर राष्ट्रपति ये देखता है कि भाई यहां पर जो लोकसभा है इसमें एंग्लो इंडियंस नहीं होते थे या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो दो लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता था सरकार के कहने पर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन 2 लोगों को मनोनीत करता था, कौन मनोनीत करता था, राष्ट्रपति। तो इसके बारे में आपको आर्टिकल 366 क्लॉज 2, अनुच्छेद 366 2 में आपको देखने को मिलेगा। देखिए लोकसभा के बारे में अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये भारत का क्या है, ये भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान में आप अनुच्छेद कहां पर चले जाइए, 366 पे चले जाइए। 366, देखिए मैं आपको यहां पर ये सीधा संविधान से ही दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से इस चीज को समझ सकें। ठीक है, अनुच्छेद 366 के क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है, ये अनुच्छेद 60 तक मैं आ गया आपके लिए। ये अनुच्छेद 60, 67 और ये है आपका 66। देखिए अनुच्छेद 66 क्लॉज 2, अनुच्छेद 66 का भाग 2, ये देखिए ये है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप इस चीज को देख पाएं। ये देखिए ये क्या लिखा है यहां पर, आंग्ल भारतीय ऐसा व्यक्ति है, यानी कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा अगर आप देख रहे हैं तो ये आर्टिकल 366 क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 तो आपको दिख रहा होगा, 366 आपको यहां से दिख जाएगा। 366 में कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखिए कह रहा एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। इसको साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जो माता पिता हैं वो यूरोपियन मूल के हैं या यूरोपीय रहे हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या अन्य कोई पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव के हैं, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधिवासी हैं, अब वो भारत में रहने लगे, तो उनसे जनित जो संतानें हैं उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे। अब ये उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उस समय स्वाभाविक सी बात है इस तरह के जो लोग हैं वो भारत में मौजूद हैं और काफी लंबे समय तक रहे। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है कि अब इसकी संख्या निश्चित तौर पर कम हो गई होगी और ऐसे रिप्रेजेंटेशन की अब कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे चल करके इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 104वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इस जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियन का, ये एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन समाप्त कर दिया गया। आपको मालूम है सीट्स के रिजर्वेशन में एससी और एसटी की सीट्स के रिजर्वेशन को जो है उनको भी इसी अनुच्छेद इसी संशोधन के तहत जो है वो बढ़ाया गया था आगे 10 साल के लिए। तो उसी में ही आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन यानी एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो यहां पर 2019 अधिनियम से यानी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से हटा दिया गया। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऐसे करके अगर आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से कथन पूछे गए, तो ये वो पॉइंट्स है जो वहां पर रखे जा सकते हैं और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इसके सही उत्तर बताएं। अब देखिए ये जो है मैंने आपको बताया कि भाई लोकसभा में सीटों का जो जनसंख्या है, जो लोकसभा में सीट्स आती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आती है, जनसंख्या के अनुपात पर आती हैं।
अब जनसंख्या के अनुपात पर क्या होगा, डेकेड यानी कि दशकीय जनसंख्या होगी, और दशकीय जनसंख्या जब होगी तो उसके रिपोर्ट के आधार पर बाद में जो है वो परिसीमन आयोग क्या करेगा, नई सीट्स का आवंटन करेगा कि भाई इतनी सीटें लोकसभा में इस राज्य से होनी चाहिए। ये सब चीजें कंटिन्यूअस होंगी। तो भाई ये कंटिन्यूअस होना शुरू भी हुई, लेकिन कह रहा कि सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। बाद में क्या हुआ कि 1971 की जनगणना को थोड़ा फिक्स कर दिया गया और यह माना गया कि आगे जो है 2001 तक जो है आपका इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करने की बातें की गई, तो भाई ये यहां पर फिक्स किया गया, लेकिन उसके समय क्या हुआ उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कह रहा नई व्यवस्था जनवरी 2020 में लागू करी गई। अब जो नई व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, जिसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है। मैक्सिमम जो है वो 550 तक, अधिकतम जो है वो 550 तक हो सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 550 तक की है। क्यों है, पहले 552 तक हुआ करती थी, अब कितनी है, 550 ही है, 550 तक ही है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर एक चीज हमको, और मैं आपको जो 2001 वाला बात यहां पर जो बता रहा था उसको यहां पर कनेक्ट करता हूं कि हुआ क्या कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2001 के जरिए यह तय किया गया कि अगली बार साल 2026 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम रीयूज करेंगे अभी जब हम परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल एक पॉइंट के तौर पर आप इसको याद कर लीजिए कि भाई 84वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के जरिए तय किया गया कि अगली बार सीटों की संख्या जो है साल 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई। जैसे 1971 में अगर आप देखेंगे तो 2001 तक के लिए फिक्स करी गई, तो फिर उसमें आगे जो है 2001 में तय कर दिया गया कि 2026 के लिए सीट तय कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतम 550 सीटें 2026 तक के लिए फिक्स रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात है लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं, तो राज्यों में जो सीट्स हैं वो जो है 2026 तक इसी प्रकार से टोटल कैसा भी परिसीमन किया जाए वो इन्हीं सीट्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो अब हुआ क्या आगे जरा उसको भी समझते हैं, ठीक है। अब इसको आगे समझने के लिए फिर उसी क्वेश्चन पे जो शुरुआत में था कि भाई ये बंटवारा आखिर कैसे होता है उसके ऊपर आते हैं। इसके लिए एक आंकड़ा जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। 80 और 40 मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120। और ये दो बड़े जनसंख्या वाले देश, माफ कीजिएगा, राज्य हैं भारत के अंदर। और ये दो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं कि इन दोनों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 25.1% केवल इन्हीं दो राज्यों में है। यानी कि देश की 25% आबादी जो है वो इन दो राज्यों में है और उनके लिए 120 सीट्स हैं, ठीक है। यानी 25% के लिए 120 सीट्स हमको देखने को मिल रही हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई जनसंख्या में इक्वलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहां पर आंकड़े के ऊपर जरा गौर कीजिए। लास्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जिनकी संयुक्त जनसंख्या जो है वो तकरीबन केवल 21% है। यानी लगभग 25% जो जनसंख्या है वो इन दो राज्यों में आपको देखने को मिल रही है और उसके लिए 120 सीट्स हैं, जबकि 21% जो हमारे पास में जनसंख्या है उन सीट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए उन 121% जनसंख्या के लिए 129 सीट्स का 129 सीट्स जो है हमको देखने को टोटल मिलती हैं। तो जरा देखिए 129 सीट 21% के लिए और 120 सीट 25% के लिए, ये क्या है, ये तो अंतर है ना। यानी कि ये चीज अलग अलग, कुछ और भी इसमें चीज है जो इसमें शामिल है। यानी कि ये चीज अगर हम एग्जैक्टली जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी रेशनलाइज नहीं हो रही है, अनुपातिक यहां पर नहीं हो रही है, कुछ अनुपात में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो अब ये सब चीजें इसलिए भी हो रही हैं कि देश में जनसंख्या जो है, देखिए शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके रेशियो में हमको सीट्स की संख्या देखने को ज्यादा मिलेगी, सीट्स की संख्या हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यार ऐसे में तो ये होगा कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और ऐसी बढ़ी भी, मैं आपको बताऊं
इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन प्रणाली जो है जब इंट्रोड्यूस करी तो उसके बाद अचानक से देश की जनसंख्या में, खास तौर से कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में जनसंख्या में बड़ी वृद्धि देखने को मिली। विरोध स्वरूप पहली बात तो ये वृद्धि देखने को मिली कि हमको मना किया जा रहा है, हम और जनसंख्या बढ़ाएंगे। अब जनसंख्या बढ़ाएंगे, देश की किसी पॉलिसी के विरोध में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका तो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि बाद में जब इलेक्शंस होंगे तो राज्य जो है, उस राज्य के जो लोग हैं वो लोकसभा में ज्यादा पहुंचेंगे। तो यार ये तो नुकसानदायी चीज है। एक तो जनसंख्या बढ़ा करके देश के खिलाफ वैसे भी काम हो रहा है, देश में ठीक नहीं व्यवहार हो रहा, और ऐसे में रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा मिल रहा है। वहीं दूसरे स्टेट्स जो हैं, जो पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान दे रहे हैं, उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो रहा है। तो जब ये चीजें बढ़ रही हैं, जब ये चीजें हो रही हैं, तो ये अनियंत्रित रेशियो हो गया। और इसीलिए क्या किया गया, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, इससे फेरबदल बहुत ज्यादा होने लगे, तो फिर ये हुआ कि भाई हमको लिमिटेशंस जो हैं वो तय करनी पड़ेंगी, हमको जो है ये सारी चीजें जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए सीट्स जो है वो फिक्स कर दी गई थी 2001 तक के लिए, ठीक है। और इसीलिए आगे 2001 में बढ़ा करके 2026 तक के लिए भी इसको क्या कर दिया गया है, सीट्स की संख्या को फिक्स कर दिया गया है। और इनके लिए जो अंतिम जनगणना वाला जो शब्द है, वो अंतिम जनगणना वाला शब्द क्रमशः 1971 और 2001 जो है वो मान लिया जाएगा, 2001 की जनगणना मान लिया जाएगा। तो वर्तमान समय में चल रहा है 2024, तो 2024 में जो सीट्स की संख्या है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2001 से पहले जो होंगी वो 1971 की जनगणना के अनुसार होंगी, 1976 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बाद से लेकर के कंटिन्यूअसली, है ना। तो वो चीज हमको यहां पर देखने को मिलेगी। कह रहा सदस्यों की अब देखिए अनुच्छेद 82, अब ये यहां पर कहा गया कि दशक में, डेकेड्स में सीमा परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का यहां पर गठन किया जाएगा। और पहले यही आयोग लोकसभा की सीटों की संख्या तय भी करता था। तो अब यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो क्या है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग जो है, सीमा परिसीमन आयोग जो है, इसके बारे में अनुच्छेद 82 भी कुछ कहता है। अनुच्छेद 82 के ऊपर नजर डालेंगे। कह रहा अनुच्छेद 82 के तहत हर बार जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अब पहला परिसीमन 1952 में है, ठीक है। पहला परिसीमन जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 1952 में हो रहा है। और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में ही पारित किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला हो रहा है 1952 में। अब देखिए, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 82 की बात करी गई है, तो मैं आपको अनुच्छेद 82 की तरफ भी ले चलता हूं एक बार, जिससे कि आप उस चीज को भी ध्यान दे सकें कि आखिर ये क्या था। जरा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसको लिखा गया है। आइए 82 के पास चलते हैं। अनुच्छेद, ये देखिए, कह रहा प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक जनगणना, हमारे यहां दशकीय जनगणना होती है, तो दशकीय जनगणना में कह रहा कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर बार क्या होगा, इलेक्शन से पहले हर बार क्या होगा, जो हमारा जो वोटिंग, हर बार जो हमारा सेंसस हो रहा है, जनगणना जो हो रही है, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग बनेगा। यह चीज तय हुई। तो अब उसी में कहा गया है कि भाई 82 के तहत हर बार जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किए जाएंगे। तो अधिनियम है तो स्वाभाविक सी बात है कि संसद उसे क्या करे, एक्सेप्ट करेगा, तब वो लागू होगा। तो ऐसे ही अधिनियमों की यहां पर बात हो रही कि कब कब लागू हुए। अगर हम उनके ऊपर चर्चा करें तो पहले 1952 में, फिर 1962 में, फिर 72 में, फिर 2002 में। अब ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, तो जरा देखिए 1952 में तो 1952 वाले आंकड़े आए, फिर 1961 में जनगणना हुई, फिर उसमें 62 वाले परिसीमन बना, फिर 71 की जनगणना हुई, उसमें 72 में फिर परिसीमन आयोग बना करके लागू किया गया। फिर जो है आप बीच में देखेंगे कि देखिए जैसे 1952 है, 63 है, ठीक है ना, और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इन सब के बाद ही आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों का गठन किया गया। लेकिन इसमें यहां पर एक गैप दिख रहा है कि 1972 जो 71 में जनगणना हुई, 72 में बना, उसको लागू जो है आप देख सकते हैं कि 73 में किया गया,
तो यहां पर 73 के बाद से एक गैप दिख रहा है, सीधा 2002 में देखने को मिल रहा है। यानी कि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं होते हुए दिख रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? 1981 और 1951 के बाद 91 के बाद ये गैप क्यों देखने को मिल रहे हैं? फिर 2001 में जनगणना हो रही है, 2002 में आप देख रहे हैं कि पारित हो रहा है, परिसीमन आयोग का गठन हो रहा है उसके आधार पर। तो ये जो गैप है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये चीज यहां पर आप देखिए, ये वाला, क्योंकि सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1971 के आधार पर 2001 तक के लिए तय कर दिया गया, 2001 तक के लिए तय कर दिया गया। फिर 2001 में उसको 10 वर्षों के लिए जो है आगे फिर बढ़ा दिया, 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो अभी वर्तमान में 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। और इसके आधार पर आप देखेंगे कि वर्ष 2026 तक, ठीक है, सीट्स की संख्या यही रहने वाली है। वर्ष 2026 तक सीट्स की संख्या क्या रहने वाली है? यही रहने वाली है। 2026 में इसके बढ़ने की प्रबल संभावना दिखती है। एक तो इसलिए भी दिखती है क्योंकि नया संसद भवन बन गया, आपको मालूम है, और उसमें सीट्स की संख्या भी ज्यादा है। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि नए संसद भवन में लोकसभा में और राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों के लिए सीटों की संख्या की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यह समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो 18वीं लोकसभा है, उस 18वीं लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। अब जरा राज्यवार ये एक बार नजर डाल लेते हैं, अंत में चलते चलते मैं इसी को फोकस करके बड़ा सा दिखा देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यों के लिए आप जरूर याद कर लें। यूपी में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र में आपको 48 सीटें देखने को मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में आपको 42 सीटें देखने को मिलेंगी, बिहार में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी और तमिलनाडु में आपको 39 सीट देखने को मिलेंगी। दीज आर द फर्स्ट 5 बिगेस्ट स्टेट्स। ये 5 पहले बड़े स्टेट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा होता है। और अक्सर आप लोगों ने देश की जनगणना में इस चीज पर फोकस किया होगा कि यही वो राज्य हैं जिनमें जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। अब चूंकि 2000, अब देखिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करके जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वापस अब हमें हर दशकीय जनगणना के बाद आने वाली सीट्स की तरफ फिक्स हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब देश में जनसंख्या काफी हद तक नियंत्रित है, तो अब पहली जैसी सिचुएशन नहीं है? तो इस आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रोविजन चलता था कि हर नियमित दशकीय जनगणना के बाद सीट्स की संख्या पुनर्निर्धारित की जाएंगी परिसीमन आयोग के द्वारा, क्या वो करनी चाहिए? या फिर 1971 के बाद वाली स्थिति या 2001 के बाद वाली स्थिति के तहत आगे के समय के लिए फिक्स कर दिया जाना चाहिए? आपका क्या विचार है? जैसे 2026 के लिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या आगे भी ऐसा ही कर देना चाहिए कि 2050-52 तक के लिए सीट्स की संख्या फिक्स कर दी जाए? आपका इसके ऊपर क्या विचार है? ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये तो आपको सीट्स दिख गई होंगी। कुछ जगहें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इत्यादि जो हैं, इनकी सीट्स की संख्या भी आप जरूर याद रखें। 25 सीट आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी, 17 सीट जो है वो तेलंगाना इत्यादि में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की सीट्स की संख्या के ऊपर भी आप थोड़ा सा नजर रखें। हर जगह की सीट्स की संख्या मैंने आपको यहाँ पर प्रदर्शित करी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। अब ये देखने की बात रह गई है कि इन सीट्स में किस पार्टी को कितनी सीट्स जो है वो मिल रही हैं, कौन सी पार्टी विजित हो रही है लोकसभा में, इन सीटों पर मैक्सिमम किन लोगों के पास में जा रहा है प्रावधान। अंतिम में जाते जाते मैं आपको लोकसभा के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, और सीधा ये तब देखिए बहुत कठिन नहीं है। आप देखिए यहां पर ये लोकसभा की वेबसाइट है। ठीक है, लोकसभा की वेबसाइट में अगर आप ओपन करेंगे सब कुछ आपके सामने यहां पर मैंने उसी तरह रखा है जिससे कि एक साधारण व्यक्ति जो है वो आसानी से चीजों को सर्च कर सके। जरा देखिए, लोकसभा की वेबसाइट है संसद.in, उसी को आप जब ओपन करेंगे तो लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत आर्टिकल 79 लोकसभा के बारे में बात करता है। लोकसभा
लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व से बनती है और संविधान द्वारा परिकल्पित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट जो आपको लोकसभा की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसमें 2-3 चीजें एकदम स्पष्ट हैं। फ्रंट पेज पर ये स्पष्ट है कि आर्टिकल इसके लिए 79 है। इसमें जनरल इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शंस का मतलब होता है 2-3 तरीके के इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं। एक तो ये जो प्रत्यक्ष मतदान जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसमें हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं। एक है अप्रत्यक्ष मतदान जो राज्यसभा में होता है, जिसमें हम और आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भी अप्रत्यक्ष मतदान है। तो मतदान भी 2 प्रकार से हो गए। वो यही कह रहा है कि लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो गया कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष आपने कंप्लीट कर ली हो। हमारे देश में मैंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होता है। जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन में भी आप देखिए कि अवयस्क लोग तो उसमें नहीं काउंट होंगे, क्योंकि मत देने तो वही लोग जाएंगे, लेकिन सीट सबके लिए काउंट होगी। पूरे देश की जनसंख्या के अनुसार ही काउंट होगी। मत देने सारे लोग नहीं जाएंगे। अब आप 5 साल के बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो मत देने जाएगा? नहीं ना। तो इसके लिए एक वयस्क एज होनी चाहिए जो कि यहां पर निर्धारित करी गई है। और इसमें मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं, ये तो 552 ना होकर के 550 हो गई है। ये अभी संशोधित यहां पर नहीं हुआ है। लोकसभा के बारे में मैंने आपको पोर्टल पे दिखाया, ये थोड़ा सा संशोधित नहीं हुआ है, ये एक अलग बात है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का पोर्टल है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। आप यहां पर भी चीजों को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो इन्हीं सब रेफरेंसेस से लेकर के बताई हैं, जिससे कि आप आसानी से इसको ऑथेंटिकेट कर सकें और जान सके, समझ सकें। चलिए, लोकसभा इलेक्शन में कौन जीत रहा है ये तो हम समय के साथ देख लेंगे। आप किसे जिताना चाह रहे हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे संबंधित जो चीजें आपने सीखी, जानी, समझी, पढ़ी, वो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे इसके कुछ और आयामों के ऊपर चर्चा करेंगे। जाने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं कि आज 4 तारीख है, इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन आपके रिजल्ट की आप तैयारी करेंगे। अगर 2025 का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं 2025, तो इसकी प्रिपरेशन आपको भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे बाकी सारी जो पार्टीज है उन्होंने अपनी मेहनत करी है। आप उनके रिजल्ट आ रहे हैं, एक दिन आपका भी रिजल्ट आएगा। इसके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 10 जून से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। शाम 6 बजे ये बैच चलेगा। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है, विरद लाइव LIVE, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है और आपको एडमिशन के लिए एनरोल करना है। 27,999 में 18 किताबों के सेट के साथ ये जो सेशन है, ये जो एडमिशन है, ये आपका कंफर्म हो जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में ही मैक्सिमम आपको छूट मिलने वाली है। आप ऑफलाइन बैचेस के साथ भी जा सकते हैं। 99,999 में करोल बाग में हमारा जो है आपका ऑफलाइन सेंटर ओपन हो गया है UPSC की प्रिपरेशन के लिए। तो आप जरूर यहां पर जाएं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आपको ऑनलाइन बैच ही मिलेगा, जो कि विरद लाइव कोड के साथ 27,999 में उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं virat.dubey इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर, और आप हमें लिख सकते हैं ईमेल पर virat.dubey@studiiq.com पर। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।